नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056096975238608974455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 ये कह रहा है कि भाई भारत की जो पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो कहाँ पर हुई थी। संविधान सभा जो है हमारी पहली बार 9 दिसंबर 1946 में मिलती है और पहली बैठक उनकी कहाँ पे कराई जाती है। उनकी पहली बैठक और जो पूरी होती है उसमें सबसे पहले जो बने थे वो कौन बने थे, सच्चिदानंद सिन्हा, केवल एक दिनों के लिए। उसके बाद फिर पूरे तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चूज करके बना दिया गया था परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में। वही अगर आपसे पूछता है कि इस पूरे के जो उपाध्यक्ष जो हैं वो कौन थे, तो वो आपको लिखना है H.C. मुखर्जी। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। और साथ में T. कृष्णामाचारी, ये दो पर्सन्स आपको याद रखने हैं इसमें। अगला सवाल है हम लोगों का, जो पहला डे था सेशन का, जो संविधान सभा के उद्घाटन का, अधिवेशन का पहला जो पूरा डे था उसकी अध्यक्षता कब की किसने करी थी, वो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पहली अध्यक्षता उनके द्वारा 10 दिसंबर को ही की गई थी। अगला, हमारी जो संविधान सभा है जो है ये कब गठित की गई है, इसको स्थापना जो है कब इसको किया गया है। तो देखो ये सवाल तो कई बार जो है यूपीपीसीएस पूछ चुका है किसी ना किसी तरीके से। कब बनी, कैसे बनी, किसी ना किसी प्रकार का सवाल इस पे कई बार आ चुका है। तो इसको तो आपको जिस तरीके से लिखा है ना, इसको तो आपको कई बार लर्न करना है। ठीक है भाई, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा। पहली जो इनकी बैठक है वो आपको मैंने अभी कई बार बोल दिया, 9 दिसंबर 1940 में। उसके बाद 10 दिसंबर को जो है प्रेसिडेंट, दो अध्यक्ष थे, उनको चूज कर लिया गया था। ठीक है, अगला बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है हमारा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा का गठन असल में हुआ कब है, वो है दिसंबर 1946। ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। देख सकते हैं आप इस प्रकार से बार बार वही सवाल को घुमा फिरा करके पूछा जा रहा है। देख रहे हो विनोद किस प्रकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, समझ रहे हैं सब लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55वां सवाल क्या है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था। प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 में शुरू हुआ था। अब ये सारे संविधान सभा से जुड़े हुए सारे सवाल हैं। अगला सवाल भी हमारा वही सेम प्रकार से पूछा गया, बस थोड़ा सा ना घुमा के पूछ दिया गया है कि भाई हमारी संविधान सभा जो है कि पहली बैठक कब हुई थी। तो 15 अगस्त को तो हुई नहीं, 26 जनवरी को तो हमारा संविधान लागू हुआ था। तो ये 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। अगले सवाल पे आते हैं संविधान सभा के, वो है जब भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा ने कब पारित किया था। ठीक है, समझ रहे हो, संविधान सभा ने इसको पारित किया था 22 जनवरी 1947 में। इसको पारित कर दिया था कि भाई अब हम यहाँ पर जो है भारत को एक संविधान देने के लिए तैयार है, 22 जनवरी। ये कुछ डेट्स हैं जो आपको ऐसे ही याद रखनी है। फिर आता है उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको आज के समय में हम इंग्लिश में प्रियम्बल और हिंदी में इसको प्रस्तावना के रूप में जानते हैं। तो प्रस्तावना संविधान सभा में कब प्रस्तुत की गई थी और किसने की थी, वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 में जो है उन्होंने संविधान का जो ये उद्देश्य प्रस्ताव है, प्रियम्बल जिसको हम कहते हैं, वो प्रोड्यूस किया था। आगे आके ये जो प्रियम्बल है वो जाना, मतलब ये प्रियम्बल के रूप में यहाँ पर एक जो है प्रस्ताव ले लेता है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमें कहता है कि भाई देखो आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन जो है वो सही है। पहला कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का, जो कि संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, संविधान के निर्माण पर ही असर था, मतलब संविधान के निर्माण पर ही निर्भर करता था। ठीक है, अगला क्या कह रहा है कि उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है, मतलब प्रियम्बल जो है वो हमारे सारे एम्स को बताता है। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। अगला कह रहा है संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, संविधान जो है वो भारत के लोगों को ही यहाँ पर पूरी तरीके से पावर देता है। बिल्कुल सही बात। ऐसे ही राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है वो डायरेक्टली इलेक्ट होता है। बिल्कुल गलत, अप्रत्यक्ष रूप से है। हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है, हमारे राष्ट्रपति, उनको प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से जो है यहाँ पर मनोनीत किया जाता है।
तो फोर्थ तो गलत होगी, बाकी तीन आप पढ़ो, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो संविधान सभा में यहाँ पर लेकर के आए थे उद्देश्य प्रस्ताव, वो यही है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को हमने किस उद्देश्य से बनाना है। देखिए भाई, किसी व्यक्ति को अगर पूरा इतना बड़ा संविधान नहीं पढ़ना है, अगर वो एक उद्देश्य का पढ़ लेता है भारत की, तो उसको समझ में आ जाएगा कि भाई भारत का संविधान किस प्रकार का दिखता है। ठीक है, जैसे आपको कोई बुक परचेज करनी है, आप बुक परचेज करने के लिए गए, अब आप पूरी बुक बैठ के तो नहीं पढ़ सकते एक मार्केट में। आप क्या करोगे, इस बुक का इंडेक्स पढ़ लोगे, आपको पता चल जाएगा कि भाई इस बुक में क्या क्या लिखा हुआ है। सेम उसी प्रकार से हमें इसमें संविधान की जो ये प्रियम्बल है उससे ये समझ में आ जाता है कि उस बुक में क्या क्या टॉपिक्स को दिया गया है। ठीक है भाई, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए 1 2 एंड 3, तीन स्टेटमेंट ठीक है, चौथी स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया। डायरेक्टली नहीं होते, वो इनडायरेक्टली होते हैं, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से उनको जो है वो लेके आया जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला सवाल है हमारा, हमारी जो संविधान सभा थी उसको यहाँ पर कितने अधिवेशनों में उन्होंने पूरी संविधान का निर्माण कंप्लीट करा है, संविधान के निर्माण के लिए उनको कितना समय यहाँ पर लगा है। या फिर आप कह लो समय तो आप लोगों को पता है, पर कितने अधिवेशन लगे हैं वो आपको याद करना है। अधिवेशनों की संख्या है 12। 12 अधिवेशन में जाकर के पूरा कंप्लीट हुआ है। ठीक है, 9 दिसंबर को शुरू हुआ और कंप्लीट 26 नवंबर 1949 में कंप्लीट होता है। तो आप देख लीजिए, 2 साल 11 महीने 18 दिनों में जाकर के हमारा संविधान संविधान सभा द्वारा बनाया कंप्लीट जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि डेट बतानी है आपको कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। अंतिम बैठक जो है वो इस दिन हुई थी, 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा नेशनल एंथम, हमारा राष्ट्रीय गान और हमारा राष्ट्रीय गीत लागू हुआ था। उस दिन ये संविधान सभा की अंतिम बैठक थी और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता है। सभी इस डेट को भली भांति उससे परिचित हैं। अगला सवाल देखेंगे, पूरा संविधान से जुड़ा हुआ बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, जो मैंने आपको अभी 1 मिनट पहले बताया है। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा है संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा। यह आपको ऐसे लर्न करनी है। अगला, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर मतलब संवैधानिक सलाहकार जो है वो भारत के कौन थे उस समय, वो थे BN राव। लिख लीजिए। देखो भाई, यहाँ पे मेरी बात सब लोग जरा गौर करके सुनिएगा। देखो, जो हमारा पूरा संविधान है, संविधान में और हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी, खैर ज्योग्राफी से इसका मतलब नहीं है, हिस्ट्री और पॉलिटी में पूरे के पूरे आपको BN राव के बारे में क्या चीजें याद रखनी है, समझो। देखो भाई, आपको ये चीज याद रखनी है कि BN राव दो चीजों के लिए है। एक तो है हमारे संविधान के सलाहकार, दूसरा इनका क्या रोल है, ये भारत की तरफ से ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय जो न्यायिक का कोर्ट है, वहां पर, जिसके जो मेन जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड्स के अंदर है, तो वहां पर सिलेक्ट होने वाले भारत की तरफ से पहले जज BN राव थे। बेनेगल नरसिंह राव भारत की तरफ से पहले न्यायाधीश जिनको चुना गया है। ये आपको BN राव के बारे में एक्स्ट्रा याद रखना है। ICJ में बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा सवाल बनता है इसके ऊपर। आप लोग अटेम्प्ट करो इन क्वेश्चन को और अपना आंसर चेक करते रहो साथ साथ, क्योंकि अगर आप ये कर पा रही हो तो आप धीरे धीरे करके पॉलिटी को, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। सारे प्रीवियस ईयर कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल और ज्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है भाई, याद हो जाएगा सबको। अगला, हमारे भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? आप सभी लोग इस चीज को जानते हैं। पूर्ण रूप से तैयार नवंबर 26 1949 को हो गया था, और इसी दिन हम अपना संविधान दिवस या कानून दिवस के रूप में भी इसको मनाते हैं। हर साल इस दिन को स्पेशली मनाया जाता है। अगला है हमारा सवाल, इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला, कौन से अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के सभी व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त कर दिया था? ऐसा कौन सा यहाँ पर चार्टर आया था? तो वो है हमारा चार्टर 1813 का चार्टर अधिनियम जो है, उसमें ये था कि ब्रिटिश संसद जो है, और ब्रिटिश संसद को जो चाय और चीन उनके साथ व्यापार को छोड़ के पूर्वी ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे एकाधिकार, जो भी उनकी मोनोपोली चलती थी, उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। ये 1813 का एक्ट आपको एक ये भी याद रखना है। अगला है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा संविधान कब लागू हुआ? ये भी डेट हर एक को भली भांति पता है, 26 जनवरी हम रिपब्लिक डे के रूप में भी मनाते हैं इसको। ये आपको डेट सभी लोगों को पता है, मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन करने की कोई ज्यादा नीड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो
26 नवंबर 1949 को तैयार हो चुका था। ठीक है भाई, तो हमसे ये पूछ रहा है कि इसका अधिनियमित जो है वो किसने किया है। जिसने तैयार किया वही अधिनियमित करेगा ना, मतलब संविधान की सभा। आंसर क्या हो जाएगा, ए, संविधान सभा द्वारा इसको अधिनियमित किया गया था। अगला, कब अडॉप्ट हुआ, अडॉप्ट और इनैक्टेड, जो आप डेट जानते हैं कि इसको अडॉप्ट करके इनैक्ट कब कर दिया गया, लेकिन इफेक्ट में बस 26 जनवरी 1950 का आया था। अंगीकृत करके, अधिनियमित करके यहाँ पर जो है 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, हाँ भाई, अब इसको बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको कथन और कारण दिया गया है, आपको बताना है। देखो, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये कथन जो है बिल्कुल अपने आप में सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखी हुई है। ठीक है भाई, क्योंकि वो बहुत जरूरी है हमारा संविधान। नेक्स्ट, इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है, इट इज नोन एज अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दोनों सही लिखी हुई हैं आपस में, पर कथन और कारण का आपस में मेल नहीं खा रहा। अगर कथन का हम कारण पूछे तो उसका कारण ग्रहित संविधान नहीं है, अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। दोनों अपने आप में सही हैं, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की, मतलब कि कथन और कारण आपस में मेल नहीं खा रही है। ठीक है भाई, नेक्स्ट, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने ये सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय कांग्रेस को एक राजनीतिक के दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। भाई, ये कहा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने सीधी बात बोली थी कि हमें पूरा इसको वाइंड अप कर देना चाहिए, भंग अप कर देना चाहिए, क्योंकि जिसका इसका जो उद्देश्य था वो भी इस प्रकार पूरा हो चुका है, तो अब इसको हमें आगे और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, क्योंकि वो अपनी राष्ट्रवादी जो प्रतिक्रिया है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो ये जो कथन है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये कथन दिया किसने। देखो, ये कथन जो है वो आइवरी जेनिंग्स का है। काफी सारे कथन जो है आइवरी जेनिंग्स के इंपॉर्टेंट रहे हैं, तो उनमें से एक ये भी कथन जो आपको है याद करना है। अगला प्रश्न पे हम देखते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन बनते हैं, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल है हमारा कि जो हमारी संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रारूप समिति, जिसने पूरा हमारा ड्राफ्ट कर तैयार किया था, उसके हेड कौन थे भाई, वो तो आप लोग सभी जानते हैं, बी आर अम्बेडकर। जो पूरी हमारी प्रारूप समिति थी उसमें और भी मेंबर्स थे, जैसे कि उसमें और कौन कौन से लोग शामिल थे, के एम मुंशी शामिल थे, एन माधव राव, उसके अलावा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, टी कृष्णामाचारी, गोपाल स्वामी अयंगर। इस तरीके से इसमें और भी लोग जो है वो शामिल थे। ये सब आपको याद करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सीधा पूछे जाते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स कौन कौन से थे। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। कितने मेंबर थे, टोटल 7 थे, जिनमें से आपको मैंने जो है कुछ नाम लिखवा दिए। इसमें आप के एम मुंशी, माधव राव, ये सब याद रखिएगा। एक इसमें और, हाँ, वो रह गए मोहम्मद सादुल्ला, ये भी थे। ठीक है भाई, इनको याद रखिएगा। और इसकी पूरी जो मीटिंग है ड्राफ्टिंग कमेटी की, पहली मीटिंग हुई थी 30 अगस्त 1947 को। ये फैक्ट कई बार पूछे जाते हैं। प्रारूप समिति के जो मेंबर है, जिससे अभी देखो इस पे क्वेश्चन आ गया, इनमें से पूछ रहा है कि प्रारूप समिति के जो सदस्य थे, ठीक है, आपको नीचे ऑप्शन भी दिए, गोपाल स्वामी, देखो अभी मैंने बताया आपको गोपाल स्वामी थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं पढ़े हमने, अलादी कृष्ण स्वामी, तो मतलब 1 और 3 इसके अंदर है, बाकी सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो 1 और 3 यहाँ पर किस किस में है, वो है आपका आंसर सी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है हमारा अगला कि इनमें से कौन जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। देखो, अभी पढ़ा है जवाहरलाल नेहरू को छोड़ के, बाकी तीनों नाम अभी आपने पढ़े हैं, ये तीनों ही यहाँ पर उपलब्ध थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो यहाँ पर कब बनाई जाती है, संविधान की सभा ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 29 अगस्त 1947 को जो है वो बनाती है। असल में 29 अगस्त को बनाती है, और इनकी पहली मीटिंग उसके अगले दिन, अभी बताया था ना 1947 30 अगस्त को होती है, तो यहाँ पर इस दिन बनाई जाती है और अगले दिन इनकी मीटिंग जो है वो शुरू हो जाती है। अगला सवाल, जो हमारी नेशनल फ्लैग की कमेटी है, हमारा जो तिरंगा है, उसके लिए उन जो तिरंगा है हमारे भारत की शान जो है, उसके लिए झंडा समिति में अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। ये आपको याद रखना है, पूरे के पूरे संविधान सभा के अध्यक्ष भी यही थे और झंडा समिति के भी अध्यक्ष यही थे।
अगला सवाल प्रियम्बल के ऊपर, प्रस्तावना के ऊपर, उद्देशिका के ऊपर। हमने जो पूरा प्रियम्बल का आइडिया है ये लिया कहाँ से है? बहुत इंपॉर्टेंट, यूएसए से हमने इस पूरे को लिया है। अब जो हमारा पूरा एक राजनीति व्यवस्था है, इनमें से कौन सर्वोच्च आता है? आप सभी लोग जानते हैं सबसे सर्वोच्च हमारा संविधान है, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है, सबसे ऊपर संविधान, बाकी सब उसमें जो है गलत ऑप्शन है। अगला सवाल, न्यायिक समीक्षा या फिर न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई है? वो है यूएसए। जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरीक्षण हमारे संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है, इसका उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है। एक चीज आपको याद रखनी है, भले ही इसका उल्लेख नहीं है पर ये दिखता है, ये रिफ्लेक्ट होता है कहाँ पर? ये हमारे अनुच्छेद 13 में, आर्टिकल 13 में इसका सिर्फ जो है झलक देखने को मिलती है। याद रखिएगा, जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या है? न्यायिक पुनरीक्षण कर सकती है, दोबारा से चेक कर सकती है, अगर हमारी जो हमारा जो पार्लियामेंट है उसने अगर किसी भी प्रकार की कोई बिल को पास किया है तो उसको दोबारा से चेक करने के लिए यहाँ पर कौन है? यूएसए यहाँ पर शामिल है। ठीक है भाई। अगला सवाल, जुडिशियल रिव्यू जो है क्या वो हमसे पूछ रहा है कि सिर्फ इंडिया में है या सिर्फ यूएसए में है? तो देखो ऐसा है, इंडिया और यूएसए दोनों में। अभी तो हमने पढ़ा कि इंडिया इंडिया में आर्टिकल 13 में दिखता है, और यूएसए से तो हमने लिया, यूएसए में केस हुआ था मेडिसन वर्सेस मरबरी। ये हस्बैंड वाइफ थे, एक इनका केस हुआ था जिसके बाद से इस पूरे कॉन्सेप्ट को यूएसए में अपनाया गया, फिर वहां से हमने कर लिया। और इंडिया में जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने प्रॉपरली स्टार्ट करा है? जस्टिस पी एन भागवत, जस्टिस पी एन भागवत ने ये सारी चीजें शुरू करी। अगले सवाल पर आते हैं। भारत का जो संघात्मक व्यवस्था है, जो हमारे यहाँ पर जो हमारी शक्ति है उनका विभाजन किया गया है, किस किस के बीच में विभाजन किया गया है? शक्तियों का विभाजन हमारी केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकारों के बीच में किया गया है। ये पूरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये पूरा सिस्टम है, ये हमने किस देश से लिया है? तो ये हमने संघीय व्यवस्था को कनाडा से लिया है। ये सवाल भी कई बार पूछा जा चुका है कि ये संघीय व्यवस्था कहाँ से हमने ली है। आप भी जानते हैं हमारा पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें काफी सारी चीजें हमने हमने बाकी कंट्रीज की जो जो बेस्ट बेस्ट चीजें हैं उनको अपने संविधान में इंक्लूड करा है। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? वो है कनाडा के ऊपर। अभी बताया आंसर, इसको घुमा फिरा के पूछ लिया गया है। ठीक है भाई। अगला, जो यहाँ पर एक शब्द लिखा है कि राज्यों का संघ, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने कहाँ से शब्द को लिया है? ये हमने ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से बोरो किया है। जो शब्द लिया गया, राज्यों का संघ है, भारत एक राज्यों का संघ है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये हमारे अनुच्छेद 1 में भी साफ साफ लिखा गया। इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया जिसका दूसरा नाम भारत है, ये राज्यों का एक संघ है। अगला सवाल, जो हमारा कॉन्करेंट लिस्ट का आइडिया है, समवर्ती सूची, जो कि हमारे जो हमारे स्केड्यूल्स होते हैं जिसको हम अनुसूची कहते हैं, अनुसूची जो 7वीं है, उस 7वीं अनुसूची में हमारी 3 प्रकार की जो है सूचियां आती है। जैसे कि सबसे पहली सूची उसके अंदर आती है जो है पूरे सेंटर की लिस्ट, केंद्र की सूची, केंद्र, फिर राज्य सूची, ठीक है, और उसके बाद फिर समवर्ती सूची, राइट। तो ये जो है यहाँ पर 3 प्रकार की सूचियां जो है वो दी गई हैं, और ये पूरा जो सूची का कॉन्सेप्ट है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। यहाँ पे यूएसएसआर रशिया है, ठीक है, उस समय रशिया जो है वो अविभाजित था, तो उस समय इसलिए आंसर में यूएसएसआर दिया गया है। ठीक है भाई, आंसर वैसे इसका ऑस्ट्रेलिया है। आगे अगला सेम वही प्रकार से सवाल किया गया, समवर्ती सूची कहाँ से ग्रहित की गई है? वो है कनाडा के संविधान से। अगला सवाल है हमारा, जो हमारा डीपीएसपी का आर्टिकल है, डीपीएसपी जिसको हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, इनको हमने कहाँ से लिया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हमने पूरे कॉन्सेप्ट को आयरलैंड से लिया है। आयरलैंड जो कि यूरोप में एक देश है छोटा सा, वहां से हमने इसको बोरो किया है। और आयरलैंड ने खुद इस पूरे को कहाँ से लिया है? उन्होंने, आयरलैंड ने इसको स्पेन से लिया है। ठीक है भाई, इस प्रकार से आपको ये चीजों को याद में रखना है। डीपीएसपी, डीपीएसपी के आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक है? डीपीएसपी के आर्टिकल हमारे जो शुरू हो जाते हैं वो 36 से लेकर के 51 तक पूरे लिखे गए हैं अनुच्छेदों में। हाँ भाई, अगला, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा के प्रतिनिधित्व में भारतीय संविधान निर्माता नामांकित उदाहरण से प्रभावित हुए। जो हमारा यहाँ पर राज्यसभा होती है, राज्यसभा के अंदर हमने जो एक सिस्टम रखा है कि हम राज्यसभा में जो है टैलेंट और एक्सपीरियंस को भी जगह देंगे, वो हमने कहाँ से लिया है? हमने आयरलैंड से इस पूरे को बोरो किया है। अगला सवाल है हमारा,
जो कि पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में, ये आपको जो है मैच करना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि कंकरेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, तो डी का आंसर तो 1 हो गया। ठीक है भाई, अभी मैं आपको पीछे ऑप्शन दिखाऊंगी, डी का आंसर तो सिर्फ सीधा सीधा 1 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन हमने कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित शासन जो है, विधि द्वारा जो भी स्थापित किया जाएगा शासन, उसको कॉन्सेप्ट को हमने जापान से लिया है। ठीक है। और राष्ट्रपति जो है वो, अगर राष्ट्रपति के अगर मान लीजिए कोई हमारा गवर्नर है, राज्यपाल है, उनको राष्ट्रपति के लिए कोई बिल को निर्धारित करके रखना है, किसी भी बिल को वहां पर सुरक्षित रख करके रखना है, तो वो यहाँ पर कौन जो है किसके लिए रखा जा सकता है, मतलब कहाँ से लिया है हमने ये चीज हमने, कि हम उसके लिए रिजर्व करके रख सकते हैं। ये वाला टॉपिक जो है हमने वो कनाडा से लिया है। ठीक है भाई, ये हो जाएगा कनाडा। तो इसका आंसर हम आगे मैच कर लेते हैं अगली शीट में। देखो भाई, इसका आंसर बन जाएगा डी। ठीक है, पीछे जा करके एक बार इसको मैच करके देखिएगा, आपका आंसर डी बनना चाहिए। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यही वही असर्शन रीजन पे आते हैं क्वेश्चन। देखो भाई, ये कह रहा है कि हमारे जो भारत का संविधान है वो बहुत ही बड़ा है, विशालकाय है। बिल्कुल सही बात है। अगला, जो मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जो हमने फंडामेंटल राइट्स बोरो की है, मौलिक अधिकार, वो हमने अमेरिका से लिए हैं। लेकिन ये आपस में तो मेल नहीं खा रहे ना। अगर हमारा संविधान लंबा है या काफी बड़ा है, विशाल है, पर उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हमने अमेरिका से बोरो करा तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। गलत है। तो बी पढ़ो, सही लगेगा ना इसके लिए, कि ए और आर अपने आप में दोनों सही है, पर ए और आर का आपस में व्याख्या सही नहीं बैठ रही। समझ रहे हैं सब लोग इस चीज को? चलिए आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट को जो हमने लिया है वो कहाँ से लिया है? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने, संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकारों को हमने पूरा लिया है। अगला, जो आपको आते हैं जो फटाफट देखने लायक है, मैं उनको फटाफट आगे करूँ ताकि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। आगे, ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने के लिए हमारा कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 112। और इसमें जो हमारी राज्यसभा होती है, राज्यसभा के पास ये अधिकार है कि संसद को यहाँ पर अधिकृत करे कि वो अखिल भारतीय सेवाएं यहाँ पर बना सकती है। ये हमारे अनुच्छेद 312 में साफ साफ लिखा गया है। ये राज्यसभा की मोर पावर है, एक्सक्लूसिव है, ये उनके पास विशेष अधिकारों के रूप में देखने को मिलती है। नेक्स्ट, इनमें से क्या आपस में मैच नहीं कर रहा है? ये हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो किसके लिए दिए गए हैं? डीपीएसपी के लिए, राज्य के दिशा निर्देश तत्वों के ऊपर। देखिए भाई, स्टार्टिंग से समझते हैं इसमें। देखो, सबसे पहला अनुच्छेद 39A बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, समान न्याय और निःशुल्क विधायिता मिलनी चाहिए, जो कि हमारा सामाजिक प्रिंसिपल में आता है, सामाजिक सिद्धांत। अनुच्छेद 40 गांधी सिद्धांत में आता है, ग्राम पंचायतों का गठन, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 44 समान नागरिकता संहिता, जो कि बड़ा न्यूज में था कि गुजरात और उत्तराखंड की सरकार उसको लाने की कोशिश में है, जो कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ गोवा में है। अनुच्छेद 48 गलत लिखा हुआ है। ये अनुच्छेद 50 में लिखा हुआ है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के कामों में विभाजन होना चाहिए, उनको एक दूसरे के काम में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये चीज जो है वो आर्टिकल 50 में लिखी हुई है, 48 में नहीं लिखी हुई है। तो यहाँ पे ये सवाल हो जाएगा गलत, आंसर हो जाएगा इसका डी। आगे, अब देखो भाई, ये आर्टिकल्स मैच करने बहुत इजी आर्टिकल्स, जिन्होंने जो है पॉलिटी पढ़ी हुई है वो बहुत आराम से कर सकते हैं। अनुच्छेद 14 जो है वो क्या कहता है? अनुच्छेद 14 हमारी इक्वालिटी की बात करता है। अनुच्छेद 36 डीपीएसपी की शुरुआत हो जाती है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद की बात करता है, और अनुच्छेद 368 संशोधन की प्रक्रिया बताता है कि अगर हमें संविधान में कभी भी संशोधन करने हैं तो किस प्रकार से किए जा सकते हैं। तो इसमें आप मैच कर लीजिए, इसको आप मैच कर लो, आपका आंसर जो है इसका आराम से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। आंसर इसका करीब बन जाएगा, आगे देख लेते हैं। आंसर इसका बन जाएगा डी। ठीक है भाई, मैच कर लेना सब लोग इसको, आपका आंसर डी बन जाएगा। एक बार पीछे जाकर के इसको मैच कर लीजिएगा। अगला, अब ये भी आगे देख लेते हैं, 8 अनुच्छेदों के ऊपर दिया गया पूरा। अब अगर कोई मान लीजिए कोई नए राज्य को शामिल करना है, जो कि कौन कर सकता है? किसी भी नए राज्य को शामिल करना है तो ये काम केवल और केवल संसद कर सकती है। ये हमारे अनुच्छेद 2 में लिखा गया है। इसी के तहत जो सिक्किम है वो भारत में शामिल किया गया था, जो है 36 नंबर के संशोधन एक्ट 1976 में आया था, तब जो है भारत में शामिल किया गया था। और समता का अधिकार मतलब समानता का अधिकार, वो अनुच्छेद 14 में है, बहुत फेमस है। गिरफ्तारी और निरोध के निरीक्षण मतलब अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट, वो हमारा अनुच्छेद 22 है। राष्ट्रपति के विधेयक को अनुमति देने का अधिकार 111 में दिया गया, और इसी में वीटो पावर की भी बात की गई है। तो इस प्रकार से आप इसको मैच कर सकते हैं। हमारा आंसर इसका बन जाएगा मैच करने पे बी। आप लोग मैच कीजिए, आपका भी आंसर मिलाइए। अगला सवाल है, वही हमारे आर्टिकल्स के ऊपर आपको मैच करने हैं सारे। देखो आप आर्टिकल्स कितने सारे आ रहे हैं। अब आ रहा हमारा
आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 जो है वो किसके ऊपर बात करता है, पूरा का पूरा जो हमारा प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, उनके बारे में आपका आर्टिकल 52 से शुरू होकर के 62 तक आर्टिकल्स पूरे के पूरे राष्ट्रपति के ऊपर है। तो इसमें जो भी यहाँ पर राष्ट्रपति के लिए आ रहा है, एक ही आर्टिस्ट में दिया हुआ है, वो अनुच्छेद 54 हो जाएगा। अनुच्छेद 75 किसके ऊपर है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के ऊपर। तो ये तो बिल्कुल ही ठीक लिखा हुआ है। फिर है आर्टिकल 155, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई है। और आर्टिकल 148 में जो नियंत्रक और महालेखक परीक्षक होते हैं, सीएजी जिनको हम कहते हैं, जो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, वो आर्टिकल 148 में लिखे गए। तो अब बिल्कुल आमने सामने है, आप देख रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल आमने सामने है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए 1 2 3 4, एबीसीडी को मैच कर दो, 1 2 3 4 आंसर बन जाएगा। अगला सवाल 97, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारी कहाँ लिखी हुई है, 368 में। फाइनेंस कमीशन जो होती है, वित्त आयोग हमारा आर्टिकल 280 में। दो यहाँ मार्क कर दूंगी मैं, दो यहाँ मार्क कर दूंगी, ताकि बहुत ज्यादा गंदा सा ना लगे स्क्रीन पर। वित्तीय आपात, अगर मान लीजिए कभी वित्तीय आपात लग जाता है, तो वो आर्टिकल 360 में लिखा हुआ है। और ऑल इंडिया सर्विसेज अभी बताया आपको मैंने, आर्टिकल 312 में लिखा हुआ है। मैच कर लो इसको पूरे को, वही आपका बन जाएगा। आप देख लो ना कितने आर्टिकल से क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत सारे आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। बनाते जाओ इसको, मैच करोगे आप, इसको मैच करोगे तो आपका आंसर इसका जो करीब करीब है वो बन जाएगा बी। अगला सवाल 98 में, सीएजी अभी बताया आर्टिकल 148, इसका हो जाएगा आर्टिकल 148। फाइनेंस कमीशन 280 याद कर लो, सामने लिखा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल प्रशासनिक अधिकरण जो है, ये बाद में बनाए गए थे आर्टिकल 323 ए के तहत। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, ये जो है आर्टिकल 315 से 323 तक लिखी गई है। उसके बाद 324 में जो हमारा निर्वाचन आयोग है उसके बारे में शुरू हो जाता है। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक। इस प्रकार से आपसे सीधे सीधे सवाल जो है वो इसमें किए जाते हैं। ए आंसर हो जाएगा उसका। आगे बढ़ते हैं, इनको भी मैच करो। 76, देखो 74, देखो मैं आपको याद करवा देती हूँ सब लोगों को। 52 से लेकर के 62 तक कभी भी आता है तो वो राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है। 63 से लेकर के 72 तक, 73 तक कुछ भी आता है तो वो उपराष्ट्रपति के ऊपर है। उसके बाद 74 और 75 में कुछ भी आता है तो वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से जुड़ा हुआ है। और ऐसे 76 आता है तो वो भारत के महान्यायवादी जो होते हैं, अटॉर्नी जनरल, उनका आर्टिकल है 76 का। ठीक है, 76 वाला याद कर लीजिएगा। ठीक है भाई, हो जाएगा। अब इसके बाद 75 देखो, 75 मैंने अभी बताया, 74 75 किसके लिए आता है, जो मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद। तो ये हो जाएगा ना, सी का 4 हो जाएगा। अभी आर्टिकल 140 148 पढ़ा था, वो सीएजी के बारे में बात करता है। 131 जो है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक दिया हुआ है पूरा, और 148 में फिर सीएजी शुरू हो जाता है। समझ रहे हैं सभी लोग। तो इस प्रकार से आपको इसको मैच द फॉलोइंग करना है, तसल्ली से आप मैच कर लीजिए। और इसका हम आंसर बना लेते हैं यहाँ पर। तो इसका आंसर हमारा जो बन जाएगा वो बन जाएगा ए। ए नहीं, इसका आंसर बी बनेगा, बी बन जाएगा, हाँ बी बनेगा आंसर। अगला देखते हैं। अब इनको भी मैच करो। इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन से में है, आर्टिकल 14 में, इसका 3 हो गया। राइट टू वर्क, सबको काम करने का अधिकार है, आर्टिकल जो हमारा 41 है उसमें ये लिखा हुआ है। ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्किंग, आर्टिकल 42 में डीपीएसपी में लिखा हुआ है कि सबको कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति होनी चाहिए। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा हमारा 21A और 75 आर्टिकल में भी लिखा हुआ है। ठीक है भाई, इस प्रकार से इसको मैच करते जाएंगे। हमारा आंसर जो है वो इसके अंदर बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, जो मैच करेंगे तो बी बन जाएगा। ठीक है, आप लोग को तसल्ली से मैच करो इसको, आपका आंसर निकल जाएगा। पूरी शीट पे दिखाना पॉसिबल नहीं हो रहा ना, क्योंकि इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है, इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसे मैच करना पड़ेगा। बाकी मैं बताती जा रही हूँ, आप उसको लर्न करते जाइए। अगला है हमारा अनुसूची के ऊपर। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है वो राज्य के नाम की सूची के ऊपर ब्यौरा देती है। तो सबसे पहली जो अनुसूची है वो इसी के ऊपर बात करती है, पहली। दूसरी किस पे बात करती है कि भाई किसको कितने जो है अलावेंसेस मिलने चाहिए। तीसरे यहाँ पर शपथ ग्रहण के बारे में बात होती है। और चौथा यहाँ पर राज्यसभा की कितनी सीटें होनी चाहिए उसके बारे में पूरी तरीके से बात करती है कि राज्यसभा में किसकी कितनी सीट्स होनी चाहिए। आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला, चौथी अनुसूची जो है भारत की, वो किसके बारे में बात करती है, वो है ए, राज्यसभा के सीटों का आवंटन। आप इसको एक ट्रिक से लर्न कर सकते हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम करके जो है ट्रिक से लर्न पूरा कर लीजिए। आप आप लोग सब जो है उसको भली भांति जानते होंगे, उस प्रकार से इसको आराम से याद हो जाएगा। पॉलिटिकल डिफेक्शन ये हमारी 10वीं अनुसूची है। पंचायत सिस्टम 11वीं अनुसूची, और लैंग्वेज के ऊपर 8वीं अनुसूची है। आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला, इनमें से कौन सा हमारी तीसरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछ चुकी है यूपीपीसीएस, तृतीय अनुसूची में इनमें से क्या उपलब्ध है, किसकी जो हमारी यहाँ पर ओथ है वो यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई, इसमें जो है
तीसरी अनुसूची में बस एक चीज याद रखिएगा, हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की नहीं लिखी गई है। याद कर लीजिए इसको। तीसरी अनुसूची में मिनिस्टर के बारे में दिया है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं उच्चतम न्यायालय की, उनकी शपथ लिखी हुई है। एक संसद के सदस्य कौन शपथ लेंगे उनके बारे में भी लिखा हुआ है। बस किसके बारे में नहीं है? हमारे राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे जो अनुच्छेद होते हैं, हमारे जो आर्टिकल होते हैं वहां लिखी हुई है। तो यहाँ पर जरूरत नहीं, क्योंकि अनुसूचियां क्या होती है, जो चीजें हम अनुच्छेद में लिखनी हमारी रह गई है वो हम यहाँ लिखेंगे। जैसे क्या होता है, आप लोगों ने टॉपिक कंप्लीट किया, कोई पढ़ा, फिर आपने कोई और भी कुछ पढ़ लिया, आपको वहां से कुछ एक्स्ट्रा नोट्स मिल गए तो आपने ऐड कर दिया अपने नोट्स में, आपने कोई पेपर में लिख दिया उसको, आपने वो पेस्ट कर दिया, वहां पर आते हैं ना वो पेपर की स्लिप्स आती है, वहां पे लिख लेते हैं हम लोग। उसी प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर अनुसूची भी तो यही है, जो चीजें आर्टिकल में नहीं लिखी हैं वो यहाँ पे आके लिख दी हैं, ताकि पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे बन जाए, वो यहाँ लिख दी गई है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के पद की शपथ का जो प्रारूप है वो यहाँ पे लिखा गया है, वो हमारे अनुच्छेदों में लिखा गया, अनुसूची में नहीं है। ना ही राष्ट्रपति की, ना ही उपराष्ट्रपति की, और ना ही स्पीकर की। स्पीकर जो होते हैं वो सभापति और उपसभापति, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कभी भी शपथ नहीं लेते हैं, तो उनकी शपथ का भी कहीं पर भी प्रावधान नहीं दिया गया है। समझ रहे हैं सब लोग इस चीजों को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 4, क्योंकि 3 गलत है इसमें, 1, 2 और 4। आंसर हो जाएगा इसका सी, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न, यहाँ आपको मैच करना है। फोर्थ अभी बताया राज्यसभा से है। सिक्स मैच करिए सब लोग। सिक्स कहाँ पे आएगा? आप टीयर्स ऑफ फोल्ड पे हमको रिवाइज करो, ट्राइबल एरियाज में आएंगे, और सिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेट्स के बारे में है। आप उसको एटीएमएम से लर्न कर लो। एटीएमएम से लर्न हो जाता है, बहुत बढ़िया बात है। नहीं लर्न होता तो मैं एक और ट्रिक बता देती हूँ, मातम। ठीक है, इसमें दुख नहीं मनाना कोई भी, और हंस सकते हैं आप इसके ऊपर, बिल्कुल। ट्रिक है मातम। मातम से कैसे याद रखेंगे? एक म से क्या है? मिजोरम। ए से असम, अरुणाचल नहीं है। टी से त्रिपुरा, और अगले म से मेघालय। बस ये याद रखना, म से मिजोरम नहीं है इसके अंदर, बाकी है। ठीक है भाई। आठवीं अनुसूची में सारी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं, जो कि 22 हैं। और नौवीं अनुसूची में हमारे भूमि सुधारों के बारे में लिखा गया, जो कि हमारे संविधान में पहले संशोधन 1991 में ऐड किया गया था। अगले सवाल पे आते हैं, इसको मैच कर लेंगे सब लोग, ये आप अंदाजा लगा लेंगे, इसका आराम से हो जाएगा, सी आंसर है इसका। आगे भी वही मैच करने, फटाफट मैच कर लेते हैं। सातवीं अनुसूची में क्या दिया गया है? वो लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्तियों का पूरा वितरण दिया गया है, कि भाई केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में सारा दिया हुआ है। और आठवीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है? आठवीं अनुसूची में हमारी भाषाओं के बारे में, जो हमारी 22 है उनका दिया गया है। नौवीं अनुसूची में हमारे जो पूरा होता है ना, कुछ एक्ट अधिनियमों का विनियमीकरण किया हुआ है। और 10वीं सूची में दल परिवर्तन के ऊपर संहिता लगाई गई है, कि हमें दल बदल कानून को कैसे बचाना है। राजीव गांधी के समय में ये दल बदल कानून जो है वो लेकर के आया गया था, और उसको बचाने की बात की गई है, कि भाई कोई भी आयराम गैराम वाली सिचुएशन ना आए। जिसको मैच कर लेंगे सभी लोग, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं फटाफट करने की कोशिश करूँ, ताकि आप लोगों का कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए, बिकॉज आप लोग सभी जानते हैं कि अभी एग्जाम आने वाला है। आईआर कोयलो केस, आईआर कोयलो केस जो है वो यहाँ पर किससे पूरा जो है वो आईआर कोयलो केस जुड़ा हुआ है? देखिए भाई, आईआर कोयलो केस जो है वो हमारी नौवीं अनुसूची, जो बाद में ऐड की गई थी पहले संशोधन अधिनियम 1991 में, उसके पूरा जुड़ा हुआ केस है। आगे, इनमें से क्या जो है समवर्ती सूची का आता है? देखो, पुलिस, पुलिस किसके अंदर आता है? पुलिस जो पूरा टॉपिक है वो हमारा राज्य सूची का आता है। ठीक है। आपराधिक मामले किस में आते हैं? आपराधिक मामले हमारे समवर्ती सूची में है। फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मामले हमारे जो है वो केंद्र सूची का हिस्सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है भाई। कंकरेंट लिस्ट में जो हमारी समवर्ती सूची है उसमें मैरिज, डिवोर्स, जो पूरा जंगलों का रीजन है, फॉरेस्ट, ये सब भी उसी के अंदर आते हैं। एजुकेशन जो हमारा शिक्षा है, ये पहले राज्य सूची में था, इसको बाद में समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। कब? 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में। देखिए, 42वें संशोधन अधिनियम से केवल इसी चीज को नहीं, 5 चीजों को टोटल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था, स्थानांतरित किया गया था। तो आप इसको भी लिख लीजिए, कि जो हमारा 42वां संशोधन है वो उससे क्या क्या चीजों में ट्रांसफर किया गया था, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, कि किन किन चीजों को यहाँ से वहां जो है उठा के तबादला जो है वो किया गया था। ठीक है, इसको आप पूरा जो है एक बार मेरे साथ लिख लीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, कि आपको चीजें लर्न होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि ये जो पूरा 42वां संशोधन है ना, ये एक तरीके से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये इसमें आप जानते हैं कि हमारा जो पूरा संविधान है वो एक कठोर भी है, लचीलापन है, दोनों का समावेश उसके अंदर बिल्कुल दोनों तरीके से किया गया है। तो संशोधन से करके इसको
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, एक लघु संविधान के रूप में इसको जाना गया था। और इसमें प्रियम्बल में भी हमारी जो प्रस्तावना है उसमें भी 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इन तीनों शब्दों को भी जोड़ा गया था। और साथ ही साथ इसमें 5 जो है ट्रांसफर किए गए थे, नाम लिख लीजिए सब लोग। एक तो शिक्षा हो गया, एक वनों का हो गया, फॉरेस्ट, एक हमारे वन्य जीव और पक्षियों के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, एक है नापतोल, इंग्लिश में हम इसको कहेंगे वेट्स एंड मेजर्स, उसको किया गया। उसके बाद न्यायालयों का संगठन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाई कोर्ट्स, उसके लिए। और ये हो गए 5 हमारे, 1 2 3, 1 2 3। चौथा न्यायालयों के लिए। और उसके बाद फिर ये शिक्षा। 5 हो गए टोटल, 5 विषयों को यहाँ पर आप लर्न कर लीजिएगा। अगला, ये भी आपको मैच करना है कि इसमें से कौन सा सही मैच नहीं है। देखो सबसे ज्यादा जो है जन स्वास्थ्य बहुत न्यूज में है, आप लोग सभी जानते हैं, स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है, तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा। इसके अंदर ये तो बिल्कुल ठीक मैच है। डाकघर संघीय सूची में आता है, बिल्कुल ठीक है। वन समवर्ती सूची, अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ा कि वन जो है वो कौन सी सूची में आना चाहिए। वो वन जो है हमारे, वो कंकरेंट समवर्ती सूची का जो है ये भी आपको याद रखना है। और जो हमारा अगला इसके अंदर दिया गया है, यहाँ पर स्टॉक के ऊपर, स्टॉक एक्सचेंज या फिर शेयर बाजार जो दिया गया है वो कंकरेंट में नहीं आता। देखो पूरा शेयर बाजार का जो पूरा काम है वो केंद्र के अंदर रखा गया, तो शेयर बाजार केंद्र का पार्ट है, संवर्ती का पार्ट नहीं है। अगला सवाल, यहाँ पे भैया आपको फिर से दोबारा मैच करना है, मैच करके बताना है यूनियन लिस्ट में क्या आता है, कंकरेंट में क्या आता है, और अवशिष्ट में क्या आता है। अवशिष्ट मतलब जो बच्चे कुछ आइटम्स होते हैं। अब मैच कर लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम मैच करेंगे भाई जो केंद्र सूची, इनमें से क्या क्या होगा। देखो आप जो भी पॉइंट पढ़ो, अब देखो इसके अंदर तसल्ली से, इसमें जो है जनगणना आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए ना, जनगणना होनी चाहिए ना, पूरे देश की हो रही है वो तो इसी में आना चाहिए। तो केंद्र सूची तो जनगणना बिल्कुल आएगा। फिर राज्य सूची में इनमें से क्या, अभी बताया थोड़ी देर पहले, पुलिस आता है इसके अंदर, तो है ना भाई, तो पुलिस इसका पार्ट हो गया। अब समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के बारे में दिया गया, जो दोनों सरकारें, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इस पे जो है कानून बना सकते हैं। अब अवशिष्ट जो बाद में चीजें आई हैं, जैसे कि अंतरिक्ष का अनुसंधान करना, स्पेस के ऊपर रिसर्च करना, इसरो, डीआरडीओ, ऐसी जितनी भी हमारी चीजें हैं वो सब चीजें जो है कहाँ रखी गई है, अपशिष्ट में। और इस पे जो भी रूल बनाए जाएंगे वो हमारी संसद के पास आते हैं, संसद के पास पूरा अधिकार है इससे जुड़े हुए सारी चीजों के ऊपर रूल बनाने का। अगला सवाल, 10th शेड्यूल जो हमारी 10वीं अनुसूची है उसमें क्या दिया गया है, उसमें दिया हुआ है दल बदन कानून। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं लिखा हुआ था, इसको 92 नंबर के संशोधन 1985 में राहुल गांधी के समय इसको ऐड कराया गया, जिसको दल बदन कानून कहते हैं। या आप कह लीजिए आयाराम गयाराम जो ये हरियाणा के एमएलए थे, उन्होंने जब ये पार्टी चेंज की थी उसके बाद से ये चीज फेमस हो गई थी। आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला, इनमें से क्या हमारी जो है, हमारी जो संघ सूची है यूनियन वाली, उसमें नहीं आता है। देखो अभी पढ़ा, सेंसस तो आता ही आता है, इंश्योरेंस बीमा भी आना चाहिए, बैंक भी आना चाहिए, क्योंकि आरबीआई बैंक भी है भारत के अंदर, और सारे बैंक जो है वो पूरे देश में होते हैं, बाकी काफी कम होते हैं जो कि स्टेट पे भी काम करते हैं। तो गैस है, ये किसका पार्ट है, ये यहाँ पर जो हमारी संघ सूची है उसका कोई पार्ट में नहीं आता है। देख रहे हो सूची से कितने प्रकार के सवाल किए गए हैं, किसमें क्या आता है, तो पढ़ना पड़ेगा बेटा ये सारी चीजें। ठीक रहे, देख रहे हैं। राज्य सूची में क्या इनमें से उल्लेख है, शिक्षा अभी पढ़ा, संवर्ती सूची में आता है अभी पढ़ा। जो है ये रेलवे, रेलवे भी इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, जो है मतलब रेलवे जो है वो यहाँ पर राज्य सूची का पार्ट है, क्योंकि अभी पढ़ा वन, वन किस में आते हैं, वन भी हमारे संवर्ती में, विद्युत वो भी संवर्ती में है। रेलवे पुलिस जो है वो इसमें स्टेट का पार्ट रहेगा, रेलवे की पुलिस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और रेलवे की पुलिस जो होती है। अगला, इनमें से क्या हमारी राज्य सूची में आएगा, रेलवे पुलिस, ये भी सवाल देखो दोबारा से आ गया ना सेम सवाल, रेलवे पुलिस। ठीक है भाई, याद कर लेना, ये रेलवे पुलिस किस में आएगा, राज्य सूची में। फिर से ये सवाल देखो बार बार आ रहा है। अगला, इनमें से क्या जो है वो समवर्ती सूची में आता है, समवर्ती सूची। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने इसको पढ़ा था, जो दंड की प्रक्रिया है, सीआरपी, वो यहाँ पर किसका हिस्सा है, समवर्ती सूची। क्योंकि यहाँ पर पुलिस जो है वो किसका हिस्सा आता है, स्टेट का आता है, कारगर भी स्टेट का है, पब्लिक ऑर्डर भी स्टेट का है, राज्य की सूची में आता है। बाकी सारे जो है वो राज्य की सूची के हिस्से हैं। और ये वाला जो हिस्सा है ना, ये आपको याद रखना है, दंड प्रक्रिया हमारा समवर्ती सूची का हिस्सा आता है। अगला सवाल, अभी फिर से आ गया अगला क्वेश्चन, कोयलो केस जो है किससे जुड़ा हुआ, थोड़ी देर पहले ही बताया था, 9वीं अनुसूची से ये जुड़ा हुआ है, थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था ये। अगला,
छठा शेड्यूल अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, एटीएमएम ट्रिक से बोला था लर्न कर लेना, एटीएमएम ट्रिक से लर्न कर लो, मेघालय त्रिपुरा मिजोरम बन गया आपका आंसर। एटीएमएम ट्रिक है, आराम से लर्न हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, क्या ही डिफिकल्टी है इसमें, है ना भाई। ये तो हो जाएगा सभी को लर्न। तो एटीएमएम की ट्रिक से आप लगा लो अंदाजा, बन जाएगा। मातम से लगा लो, चलो मातम से लगा लो, तभी बन जाएगा आपका ये आंसर, भी हो जाएगा ना आंसर। हाँ भाई। अगला, जो हमारी 11वीं अनुसूची है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, हिसाब लगाइए टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से फटाफट से सब लोग। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में पी क्या आता है, पंचायती राज, उसमें से जुड़ी हुई है हमारी 11वीं अनुसूची। सीधा सीधा सवाल आया भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा। हमारे भारत के संविधान में कितने जो है वो अनुच्छेद है, कितने भाग जो है, अनुच्छेद नहीं पूछा, भाग पूछे गए हैं। तो भाग हमारे संविधान में टोटल कितने हैं, 22 भागों को यहाँ पर रखा गया है। देखो पहले जो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो भागों के ऊपर भाग अलग होते हैं, और ये सब कुछ अलग अलग होते हैं, भाग भी हमारे अलग रखे गए हैं। तो अभी जो है हमारा भारत का संविधान, पहले 22 थे, अब उसको कितना कर दिया गया, 25 यहाँ पे भाग कर दिए गए हैं, और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, जब पहले हमारा संविधान बना था, शुरुआत में, अगर मैं बिल्कुल शुरुआत की बात करूं, जब अडॉप्ट किया गया था, तब यहाँ पर जो है 8 अनुसूचियां थी, और जो हमारे भाग थे वो भी यहाँ पर कितने हुआ करते थे, सिर्फ और सिर्फ 22। उसके बाद आर्टिकल भी 395 थे, बाद में इसको चेंज कर दिया। ठीक है ना, अभी कितने हो गए हैं, 25। अगला सवाल देखेंगे इसमें, यहाँ पर कौन से भाग में पंचायत के ऊपर, देखो भाई पंचायत हमारे संविधान में, मूल संविधान में पहले नहीं हुआ करता था, इसको 73वें जो है संशोधन के तहत 1992 में ऐड किया गया है। और ये जो है हमारे पार्ट 9 का हिस्सा है, पार्ट 9 हमारा इस पूरे से बात करता है, भाग 9। और ये 73वें संशोधन के तहत ऐड किया गया है, जिसमें यहाँ पर 3 सोपानों में बनाई गई है, नीचे ग्राम सभा, फिर पंचायत समिति, और उसके बाद फिर जिला परिषद। अगला, कौन सा हमारा जो भाग है उसमें अध्याय संघ और राज्यों के बीच में विधायी संबंध के बारे में बात करता है, कि भाई जो हमारी जो संघ है और राज्य, उनके बीच में हम कैसे जो है वो चीजों को डिवाइड करने वाले हैं। तो वो हमारे 11 के चैप्टर नंबर 1 में बात करता है। अगला सवाल, इनमें से आपको मैच करना है, पार्ट 1 2 3 4 फटाफट मैच कर लेते हैं। पार्ट 1 हमारा किसके ऊपर बात करता है, पार्ट 1 तो हमारी राज्यों के बारे में बात करता है। पार्ट दूसरा जो है हमारी, वो नागरिकता के ऊपर बात करता है, अनुच्छेद 5 से 11। फिर जैसे ही खत्म होते हैं 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार दिए कि भाई आप नागरिक बन गए, तो नागरिक होने के नाते आपको कुछ अधिकार मिलते हैं। और फिर अधिकारों के बाद आपके राज्य के दिशा दिशा निर्देशक तत्व मिलते हैं यहाँ पर। वो गलत है, ये पार्ट 4 में लिखे गए हैं, पार्ट 5 में नहीं है। ठीक है भाई, पार्ट 4A में ठीक है ये वाला, क्योंकि इनके बाद 51A फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य आते हैं, जो कि स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने के तहत हमारे संविधान में जोड़े गए थे। ठीक है, अगला, अगला सवाल देखेंगे फटाफट से, इसको आपको मैच करना है। पार्ट 9 अभी बताया किसके बारे में है, पंचायत के बारे में, तो पार्ट 9 तो पंचायत हो गया। ठीक है, ए का आंसर हो गया 3। और पार्ट 8 हमें जो स्पेशली है पार्ट 8, वो यहाँ पर बात कर रहा है, पार्ट 8 के लिए जो है ये वाला, इसको ये वाला ना यूनियन टेरिटरीज, उसकी बात कर रहा है। उसके बाद पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटी की बात कर रहा है। पार्ट 9 और 9A दोनों साथ साथ ऐड हुए थे, जो कि आर्टिकल 243 से 243O तक के लिए बात की गई थी पार्ट 9 में। फिर 4A अभी बताया था मैंने, फंडामेंटल ड्यूटी सरदार स्वरण सिंह के कहने पे ऐड किया गया था। मैच करेंगे इस पूरे को, और आपका आंसर इसका बन जाएगा फिर ए। अगला फिर से मैच करो भाई, अभी बताया पंचायत पार्ट, ठीक लिखा हुआ है, ठीक लिखा हुआ है ना भाई, बिल्कुल सही लिखा, अभी पढ़ा है इनको, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। पार्ट 9 के सारे ठीक है, लेकिन जो पार्ट 10 है यहाँ पर, वो ट्रिब्यूनल के बारे में गलत दिया हुआ है। तो वो यहाँ पर पार्ट 10 जो है, पार्ट 10 ट्रिब्यूनल्स पे नहीं करता, अधिकरण पे नहीं है, ये हमारे जितने भी अनुसूचित जनजातीय इलाके हैं उनके बारे में बात करता है, कि उनको हम किस तरीके से उनकी देखरेख कर सकते हैं, उनको किस प्रकार से सहायता दी जा सकती है। अगला, ये भी मैच करो फटाफट से, बहुत आसान है। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में दिए गए हैं, है ना ये वाला। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में है। यूनियन के बारे में जो है हमारा पार्ट, ये वाला जो आप देख रहे हो, यूनियन के बारे में पार्ट 5 में है, और इमरजेंसी प्रोविजन हमारे पार्ट 18 में है। ठीक है, पार्ट 18 मैच करेंगे इसको सबको, आप बेसिकली इसको याद रखना शुरू कर दो, मैच करेंगे, आंसर ए बन जाएगा। अगला फिर पार्ट से है हमारा, पार्ट 15, पार्ट 16, पार्ट 17 और पार्ट 18।
पार्ट 18 अभी बताया मैंने, इमरजेंसी से जुड़ा हुआ है, तो पार्ट 18 तो चला जाएगा इमरजेंसी के अंदर। पार्ट 15 जो है वो यहाँ पर इलेक्शन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये इलेक्शन है। पार्ट 16 जो है हमारा, ये जो हमारी अलग से क्लासेस होती हैं, संबंध में कुछ विशेष जो वर्ग होते हैं उनके लिए दिया गया है, तो ये विशेष अधिकारों के बारे में बात करता है। पार्ट 17 जो है संविधान का 17वां जो है वो क्या बच गया, ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा के ऊपर बात करता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 4 फर्स्ट का, और उसके बाद 3, 2 और 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1 वाला हमारा ऑप्शन है बी। पार्ट 16, अब पार्ट 16 अभी पढ़ा ना थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पर पार्ट 16 किसके ऊपर बात कर रहा है, जो कि हमारे कुछ वर्गों के लिए विशेष अधिकारों की जो बात की गई है उसके लिए इसको बनाया गया है। अगला सवाल हमारा, हमारा जो संविधान है वो जब इस तारीख को आया था तब कौन से शब्द दिए गए थे। देखो हमारी प्रस्तावना में, मैं आपको याद करा देती हूँ, जब हमारा प्रस्तावना आई थी तो उसमें SSDR नहीं था। SSDR में क्या है, इंग्लिश में बता रही पहले, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हिंदी में बता दूं अगर मैं, तो संप्रभुत्व, संपूर्ण संप्रभुत्व, सामाजिक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो जब हमारा संविधान आया था, लागू हुआ था, तब उस समय ये पांचों शब्द नहीं थे। उस समय जो है सिर्फ SDR था। ठीक है, मतलब कि ये जो S है ना, ये वाला, ये संपूर्ण प्रभुत्व था, और D से हमारा लोकतंत्रात्मक, और R से गणराज्य, सिर्फ ये था। ठीक है, B वाला, ये जो पांचवा आज के समय में ये है, ये आज का है। ये हमारा कब ऐड हुआ है, बाकी ये दोनों शब्द कब ऐड हुए हैं, 42वें संशोधन 1976 में इनको हमारे भारत में इंक्लूड करा गया है। अगला सवाल, हाँ भाई, हमारे जो हमारा प्रियम्बल है उसमें कितने प्रकार की यहाँ पर जस्टिस, कितने प्रकार की लिबर्टी, कितने प्रकार की इक्वालिटी, मतलब न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, कितने कितने प्रकार का दिया गया। देखो भाई, मेरे साथ समझना, बहुत आसानी तरीके से मैं समझा दूंगी आप लोगों को, और मतलब बस आपको याद करना है मेरे साथ बैठ करके, प्रस्तावना आपको जो है मैं पूरा लान करवा ही रही हूँ, आप मेरे साथ बैठ के पढ़िए इसको। तो देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं जस्टिस की, मतलब न्याय की। तो देखो न्याय जो है वो 3 प्रकार का दिया गया है। एक सामाजिक, सबसे पहले सामाजिक सोशल, फिर आर्थिक मतलब कि इकोनॉमिक, और फिर राजनैतिक जो कि पॉलिटिकल। तो ये तो हो गया 3, जहां पे 3 आ रहा है वही इसका आंसर होना चाहिए इसी क्रम में, बाकी तो होगा बिल्कुल गलत, है ना भाई। लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं आगे। लिबर्टी, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, किस चीज की स्वतंत्रता मिलती है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। फिर उसके बाद यहाँ पर हमको इक्वालिटी मतलब समानता, किस चीज की समानता मिलती है, प्रतिष्ठा और अवसर की, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की। और उसके बाद फ्रैटर्निटी, भातृत्व, भातृत्व में किस चीज की क्षमता मिलती है हम लोगों को, मतलब वहां पे लिखा है कि सभी की व्यक्ति की गरिमा, और ये सब बना करके रखना है। ठीक है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा 3521। अगला, कौन से वर्ड को ऐड किया गया था, अभी बताया, सोशलिस्ट, ठीक है ना, हैव बीन एडेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो इस पूरे आंसर के अंदर आप देखेंगे तो सोशलिस्ट और सेक्युलर, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को ऐड किया गया था, ग्राम स्वराज को नहीं किया गया, और संप्रभुत्व तो पहले से ही एडेड था। 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो भाई, 1 और 3 वाला ऑप्शन हमारा कौन सा है, बी। ठीक है ना, 42वां संशोधन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अगला सवाल फिर वही है, सेक्युलर और सोशलिस्ट में कौन से वर्ड थे, 42वां संशोधन में ऐड किए गए हैं। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ रखा है ये क्वेश्चन तो। अगला, इनमें से क्या कहता है कि भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, इनमें से कहाँ पे लिखा गया ये बात। तो देखो भाई, ये जो पूरी लाइन हमारी लिखी गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, वो साफ साफ हमारी प्रस्तावना में लिखी गई। अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि जो 42वें से ऐड हुआ है 132 वाले क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, सॉरी, कभी को थोड़ा सा ना, कभी कभी आगे हो जाता है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, उसके लिए आई एम सॉरी। आगे बढ़ते हैं, हमारे यहाँ पर जो है प्रियम्बल 1975 में नहीं था, 1975 की बात की जा रही है। अखंडता शब्द 1975 में नहीं था, क्योंकि ये अखंडता शब्द 1976 में आता है। ये सारे शब्द पहले से ही मौजूद थे, बंधुत्व, संप्रभु, समानता, ये सब पहले से मौजूद थे। अखंडता को 1976 में 42वें संशोधन में बाकी सबके साथ ऐड किया गया था। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अरे यार, ये कभी कभी ना अपने आप आगे से हो जाता है कर्सर। चलो आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर अगला प्रियम्बल से जुड़ा हुआ देखना है। पंडित नेहरू ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव को यहाँ पर बनाया, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। हमारा जो उद्देश्य प्रस्ताव है, मतलब प्रियम्बल प्रस्तावना है, ये न्याय योग्य नहीं है, इट इज नॉन जस्टिसेबल, ये भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अगला कह रहा है कि इसे संशोधन नहीं किया जा सकता, ऐसा तो कुछ भी नहीं, इसको तो किया गया है ना, 42वें संशोधन में इसमें 3 शब्दों को ऐड किया गया है, इसका मतलब संशोधन तो कर सकते हैं इसके अंदर। हाँ, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द नहीं कर सकता, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 1, 2 एंड 4 बिल्कुल ठीक लिखी है, आप इसमें से मैच करेंगे तो 1, 2 एंड 4 बी इसका आंसर बन जाएगा। अगला, यहाँ पर जिन शब्दों को बाद में ऐड किया गया ये आप लोग जानते हैं, मैंने अभी कई बार बता दिया, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, तीनों शब्दों को ऐड किया गया। 1, 2, 3 इसका करेक्ट आंसर है। और जो गणराज्य है वो तो पहले से ही एडेड था, ठीक है, तो 1, 2, 3। अगला, हमारे संविधान में सोशलिस्ट और धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और धर्मनिरपेक्षों को कब ऐड किया गया? 42वें संशोधन। वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो रहा है, फटाफट पढ़ते जाओ, आंसर करते जाओ। अगला भी पढ़ो, 137, आप ही लोग बता सकते हैं, अब तो मुझे मार्क करने की भी जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं ये 42वें संशोधन में ऐड किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसके फॉर्म, क्वेश्चन की फॉर्म इस तरीके से। अगर मैं बात करूं कि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द, इसको जो है यहाँ पर अगर बात करूं तो उसका मतलब क्या होता है, तो देखिए धर्मनिरपेक्ष का मतलब है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, हर धर्मों को यहाँ पर इक्वल इंपॉर्टेंस जो है वो दी जाएगी, हर धर्म को यहाँ पर इक्वल तरीके से इंपॉर्टेंस देने की यहाँ पर जिम्मेदारी है हमारी सरकार की। अगला है हमारा 139। अगला है कि हमारी जो प्रियम्बल है उसमें किसकी यहाँ पर जो फ्रीडम है, मतलब जो स्वतंत्रता है वो नहीं बताई गई है, वो आर्थिक है। बाकी विचार, विचार प्रकट करना, विश्वास, किसी में भी मानो, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वो सब शब्दों को तो यहाँ पर मेंशन पूरी तरीके से किया गया है, पर आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक न्याय था, स्वतंत्रता नहीं थी, न्याय था, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा जो है वो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी भारत के संविधान की आत्मा कहलाता है? क्या चीज को आत्मा कहते हैं? मैं सिर्फ सोल की बात कर रही हूँ, वो है उद्देशिका। अगर आपसे हार्ट एंड सोल, दिल और आत्मा दोनों पूछता है, तो आपको आर्टिकल 32 के बारे में बताना है जो कि रिट्स है। लेकिन अगर आपसे सिर्फ आत्मा पूछता है तो वो आपको उद्देशिका लगाना है, अगर सिर्फ इसका पूछ रहा है तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन से केस ने ये बोला था कि प्रियम्बल जो है वो या फिर उद्देशिका वो संविधान का एक पार्ट है? कौन से केस में इस चीज को यहाँ पर किया गया था? वो है एस आर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसके अलावा केशवानंद भारती केस, जो LIC ऑफ इंडिया केस जो है, उसमें भी ये बात बोली गई थी। तो एस आर बोमाई केस जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एस आर बोमाई केस 1994 में आया था। काफी सारी चीजों के ऊपर बात करी, उन्होंने यहाँ पर ये भी बोला है। एस आर बोमाई कौन थे? ये चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटका के, ठीक है, तो याद रखना है ये वाले केस में बोला गया था। बाकी बेरूबारी यूनियन केस 1960 में आया था, और उस केस में ये बोल दिया गया था कि संविधान हमारे जो हमारा ये उद्देश्य का है, ये हमारे संविधान का पार्ट ही नहीं है। अगला, यहाँ पे पढ़ो भाई, बताओ भाई। नोटा पाठ अभी बताया मैंने, बेरूबारी, बेरूबारी क्या है? एक जगह का नाम है। बेरूबारी जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में एक जगह का नाम है। इसको ना तो पाकिस्तान के रजिस्टर्स में लिखा है सैरिल भाई साहब ने, सैरिल रेडक्लिफ, पता ना सबको, उन भाई साहब ने ना तो इनको पाकिस्तान के रिकॉर्ड में लिखा, ना इनको इंडिया के रिकॉर्ड में भी लिखा। तो भाई ये वाला जो विलेज है ये कहाँ जाएगा? ये वाला विलेज ना तो इंडिया के रिकॉर्ड में है, ना ही पाकिस्तान के रिकॉर्ड में है, तो कहाँ जाएगा ये विलेज? उसके लिए ये बेरूबारी केस हुआ था 1960 में, क्योंकि इससे पहले 1958 में नेहरू और नून ने यहाँ पर अग्रीमेंट भी साइन किया था। तो तब से ये बेरोबारी केस न्यूज में है, जिसमें ये बोल दिया गया है कि प्रियम्बल जो है वो हमारे भारत का पार्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। बाकी ये केस नहीं है इससे जुड़े हुए। केशवानंद भारती केस 1973, केशवानंद भारती वही है जिनकी अभी जो है कुछ टाइम पहले कोविड के समय में मौत भी हो गई थी। उन्होंने यहाँ पर ये बोला था कि जो प्रियम्बल है या उद्देशिका है ये संविधान का हिस्सा है, और इसी में मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर की भी बात जो है यहाँ पर की गई थी, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, प्रियम्बल में जो हमारी मतलब प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या की गई है, वो क्या है बेसिकली? जितने भी यहाँ पर आदर्श, उद्देश्य, सारी चीजें दी गई हैं, ये जो है क्या है, ये आगे चल के मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, वहां पे सब देखने को मिलता है। जो भी प्रियम्बल में लिखा है कि भाई इक्वल होना चाहिए, ऐसे वैसे सारी चीजें लिखी हुई हैं, वो सारी चीजें हमें आगे चल के इन सब चीजों में भी देखने को मिलती है। अगला सवाल, यहाँ पर भारत की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई? न्याय कितने थे? 3 बताए थे ना मैंने आपको, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के हैं, ठीक है। 3 आंसर हो जाएगा इसका, बी।
अगला, क्या इसमें गलत लिखा है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। ये तो है, सोशल इक्वालिटी तो है, बिल्कुल है। और देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, हाँ बिल्कुल। अ, मतलब देश में सामाजिक समानता पहले नहीं थी, बाद में आई है, संविधान में लिखा था उसके बाद से आई है। और सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, ये तो बिल्कुल ठीक लिखा है। ये तो हम अभी पढ़ के हटे हैं कि बिल्कुल सामाजिक समानता मिलनी चाहिए, हर एक को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। तो ये तो ठीक लिखा हुआ है, ये गलत है, बाकी ठीक है, बाकी गलत है। तो हमसे तो ये पूछ रहे हैं ना कि सही बताओ इसमें से। ठीक है। अगला, इनमें से क्या जो है इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्टेट का? क्या होना चाहिए स्टेट में? सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? वो है भाई संप्रभुता। संप्रभुता नहीं होगी, सरकार खुद की नहीं होगी, तो क्या करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का? पहले जब हम किसी की कॉलोनी थे, हम किसी के उपनिवेश में आते थे, तो उस प्रकार से तो हम रूल, हम अपना थोड़ी ना कुछ कर पाते थे। तो हमें ये जरूरत थी ना कि हम एक पूरी तरीके से बनाए। ठीक है। अगला, अगला सवाल, सॉवर्निटी, संप्रभुता के से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं यहाँ पर। जिसमें से पहला है, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, बिल्कुल राष्ट्रमंडल का सदस्य है। और कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत की संप्रभुता की सेवा करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत की सेवा इस प्रकार से कुछ भी शब्द नहीं है इसमें। हाँ, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन जिनको हम कहते हैं राष्ट्रमंडल, तो वो तो बिल्कुल है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। ये कॉमनवेल्थ जो है वो 56 ऐसी इंडिपेंडेंट कंट्रीज का एक ग्रुप है। यहाँ पर 56 कंट्रीज का ये एक पूरा ग्रुप है, जिसमें ऐसी कंट्रीज जो कि पहले कभी ब्रिटिश के उपनिवेश में रही है। ठीक है भाई। इसके हेडक्वार्टर्स भी लंदन में है, मालबर्ग हाउस में। 56 आती है इसके अंदर। इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया है, बहामास है, बांग्लादेश है। ठीक है। इसके अंदर पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, युगांडा है, नामीबिया, मालदीव्स, मलेशिया, बस याद रखना म्यांमार नहीं है। म्यांमार जबकि था ब्रिटिश के उपनिवेशवाद में, पर वो इसका पार्ट नहीं है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, इसका आंसर तो ए हो जाएगा, क्योंकि सेकंड गलत लिखा हुआ है। इंडिया में कौन सा सिस्टम चलता है? इंडिया में अगर मैं बात करूं तो सिस्टम कौन सा चलता है? तो देखो भाई, इंडिया में संसाधमक जो है, संसद से जुड़ा हुआ सिस्टम, लोकसभा राज्यसभा का होना, ऐसा सिस्टम चलता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगला, पार्लियामेंट्री गवर्नेंस मतलब संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या किया जाता है? संसदात्मक व्यवस्था के अंदर हम लोग जो विधायिका होगी वो ही पूरा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने। आप पढ़ो सारी चीजों को। विधायिका मतलब जो हमारी पार्लियामेंट होगी, वो यहाँ पर पूरी की पूरी कार्यपालिका पर भी नियंत्रण रखती है। अगला सवाल, हमारी जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है वो सबसे पहले कहाँ पे आई थी? वो थी यूके में। यूके से आगे जो है इसको बोरो किया गया, तो ग्रेट ब्रिटेन में सबसे पहली बार इसको लाया गया था।